नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया विकसित भारत मिशन 2047 में। मैं हूं सिमरन और आज हम बात करेंगे मेडिकल हायर एजुकेशन पर। हमारे साथ हैं शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और खास मेहमान डॉक्टर सुमेर सेठी जी। उनकी सोच और अनुभव से जानेंगे मेडिकल शिक्षा में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। अगर आंखों में सपना है डॉक्टर बनने का तो इस चर्चा को मिस मत कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी भारत के स्वास्थ्य मिशन 2047 का हिस्सा है। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। आइए अब एक नजर डालते हैं डॉक्टर सुमेर सेठी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में। डॉक्टर सुमेर सेठी एक डॉक्टर, एक मेंटर और एक ट्रू नेशन बिल्डर। डैम्स के माध्यम से उन्होंने हजारों युवा डॉक्टर्स को सिर्फ एग्जाम पास करना ही नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने की सोच भी दी है। उनका मिशन है हर एक स्टूडेंट को सही दिशा देना, उनमें कॉन्फिडेंस जगाना और उन्हें एक बेटर इंडिया के लिए तैयार करना। उनकी एनर्जी, उनकी विजन और उनका पैशन हर एक एस्पिरेंट के लिए एक रोशनी का दीपक है। डॉक्टर सुमेर सेठी सर, युवाओं की असली मार्गदर्शक। सुनील जी, डॉक्टर सुमेर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबमिशन 2047 के लिहाज से हेल्थ एजुकेशन का क्या महत्व है? सिमरन, मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ एजुकेशन एक स्वस्थ और विकसित भारत की नींव है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन दिया देश को कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में पहला कदम है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर एक नागरिक को, हमारे देश के हर सिटीजन को एक आपको उसको एक मेडिकल जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो पूरी देनी है। चाहे वो एक छोटे विलेज में हो या बड़े शहर में हो, हर एक नागरिक को जरूरी है कि उसका हेल्थ ठीक हो, क्योंकि जब उसकी हेल्थ ठीक होगी तभी वो ज्यादा काम कर पाएगा और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान कर पाएगा। WHO कहता है कि 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना जरूरी है। तो ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास डॉक्टर भी होने चाहिए। बिल्कुल। हेल्थ एजुकेशन ना केवल रोजगार के अवसर पैदा करती है, बल्कि भारत को मेडिकल टैलेंट हब के रूप में भी हम देख सकते हैं कि यदि आपके पास डॉक्टर्स होंगे, सफिशिएंट डॉक्टर होंगे और पूरे देश के नागरिकों को हेल्थ की सुविधा मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि मेडिकल टैलेंट हब के रूप में भारत को देखा जाए पूरे विश्व में। और जब 100 साल हमारे पूरे होंगे, विकसित राष्ट्र हमारा बनेगा, लेकिन वो तभी बनेगा जबकि हेल्थ पे हम आज से ध्यान देना शुरू करेंगे। और सरकार ने 2014 के बाद बहुत सारे काम किए हैं हेल्थ एजुकेशन में, और हेल्थ एजुकेशन में आज हम काफी आगे जा रहे हैं। अप्रैल 2025 तक अगर हम देखते हैं तो भारत में 13,86,150 एलोपैथी के डॉक्टर्स थे, और अगर हम आयुष के डॉक्टर देखें तो 7,51,765 आयुष के डॉक्टर थे। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये पूरे के पूरे जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आधारशिला हैं। तो अगर मैं WHO का नियम देखूं कि 1000 लोगों में एक डॉक्टर, तो हमारे अगर 140 करोड़ लोग हैं तो लगभग हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। और आज WHO का जो आंकड़ा है उसको हम उसके बिल्कुल नजदीक हैं। हम कह सकते हैं कि एक डॉक्टर हमारे 1000 लोगों पे आज है, जिससे कि हम वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हेल्थ एजुकेशन पे सरकार ध्यान दे रही है। 2014 के बाद काफी डेवलपमेंट हुए हैं, तो उससे चीजें और अच्छी तरह आगे बढ़ेंगी। डॉक्टर सुमेर जी, आप हेल्थ एजुकेशन के माहिर हैं, और अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं एम्स, क्योंकि एम्स इसीलिए तैयार किए गए थे, इसीलिए बनाए गए थे कि हमारे देश के हर एक शख्स के लिए सस्ता इलाज
और सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हों। मौजूदा समय में 23 एम्स हैं और ये एम्स किस तरीके से असल में ग्लोबल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन सकते हैं, फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है? देखो, मुझे कैसे लगता है कि जब मैंने अपना MBBS किया था जी। तो पूरे इंडिया में एक ही एम्स था और पूरे इंडिया से जो भी मरीज जिसको बेहतरीन इलाज चाहिए होता था वो एम्स के बाहर आप देखेंगे भीड़ लगी रहती थी। जी, जी, आज हम 20 से ज्यादा एम्स पे पहुंच चुके हैं और अगर हम सच में चाहते हैं कि यही एम्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने तो हमें विदेश की तरफ देखना पड़ेगा। हमें सोचना चाहिए ये एम्स को हम जॉन हॉपकिंस की तरह, मेयो क्लिनिक की तरह केवल मरीज के इलाज के लिए नहीं, पॉलिसी मेकिंग में इंडिया के अंदर जो बीमारियां ज्यादा हो रही हैं उनकी गाइडलाइन बनाने के लिए, रिसर्च को लाने के लिए और हम कब तक बाहर के मुल्कों पे हम डिपेंडेंट रहेंगे कि रिसर्च वो लेके आएंगे। रिसर्च हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम से लेके आएंगे और यहीं पे नहीं रुकना चाहिए। हमें डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कैसे अब मेडिकल हेल्थ केयर में आएगी, एम्स को उसकी लीड ले लेनी चाहिए। हमें मतलब अपने हाथ में ये पूरी ताकत ले लेनी चाहिए कि यार ये एम्स जो है हमारे देश की पूरी मेडिकल फर्टिलिटी को आगे लीड करे, ये बताए कि हमें कैसे इलाज करना चाहिए। हमें वेस्ट की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। ये जिस दिन हम यहाँ पहुंच जाएंगे ना, उस दिन हम ट्रू मायने में विकसित देश के हेल्थ केयर बन जाएंगे। एम्स की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन जो है वो एक गैप एक मरीज और मेडिकल सुविधाओं के बीच में वो ब्रिज कर पाएगी? मुझे क्या लगता है ना कि एक हम छोटी सी बात देखते हैं कि एक ओपीडी में कितने मरीज आज अंदर आ सकते हैं, क्या उसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, या एक हम मरीज का एक्सरे ले रहे हैं तो क्या एआई उसको एक ही बार में उसी मशीन के माध्यम से बेहतर कर सकती है। तो छोटे से छोटी चीज से लेके क्या जो डॉक्टर को नॉलेज का मतलब दुनिया में रोज तरक्की हो रही है, रोज नई दवाइयां आ रही हैं, तो क्या वो ब्रिज कर सकती है। मुझे क्या लगता है कि हम हमारे देश में एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां हम हेल्थ केयर के वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। बस हमें ये जानना है कि डॉक्टर्स के करिकुलम के अंदर और शुरुआत एम्स को करनी पड़ेगी, एआई को लाना पड़ेगा। हम ये छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि कल के जॉन हॉपकिंस कर देंगे या विदेश के जब पूरे मेडिकल कॉलेज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर हम पीछे आएंगे। अब की बार हम पीछे नहीं आएंगे। हमें आज के जो यंग डॉक्टर हैं ये टेक सेवी हैं, ये खाली डॉक्टर नहीं, ये टेक्नोलॉजी और उसका मिश्रण चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो एम्स जिस स्पीड पे बढ़ रही है और मतलब मैं तो एक्चुअली मैंने अपनी आंखों से देखा है कई जगह पे जहां एम्स आज 10 साल पहले था, उस नया एम्स आज 10 साल में इतनी तेज तरक्की कर गया है। तो अगर वही तरक्की की स्पीड के अंदर हम रिसर्च इनोवेशन भी जोड़ दें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ऑलमोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सभी बीमारियां जितनी हम इलाज कर सकते हैं हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की चर्चा में।
सुनील सर, जब हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो अनलाइक अदर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की सर्टेन पॉलिसी होती है, एडमिशन प्रक्रिया होती है और भी उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं। तो अगर हम पॉलिसी की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन और उसकी अवेलेबिलिटी पर ये पॉलिसीज जो है किस तरीके का प्रभाव डालती हैं? क्या इनमें कोई चेंजेस की जरूरत आप महसूस करते हैं? अगर हम हमारे देश में देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन व्यक्ति मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन मिले और डॉक्टर बने, और वो सबके लिए समान होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो उसके लिए सरकार ने जो एक नीट, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, वो इंप्लीमेंट कर दिया है और 2016 के बाद से लगातार वो चल रहा है। उससे क्या है, सबको बराबर चांस है, सबको उसको दें तो जो व्यक्ति, चाहे वो एक छोटे से गांव में रहता है चाहे वो बड़े शहर में रहता है, सब व्यक्ति के लिए बराबर एग्जाम है। अगर उसको देते हैं तो हमारे जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन में आते हैं उन सबका एक स्तर हो जाता है। जो बेसिक डॉक्टर बनने के लिए उसके अंदर क्वालिटी या इंटेलिजेंस लेवल या एक बेसिक पैरामीटर बोल सकते हैं, वो सारे उसके पूरे हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो सरकार ने उस पर जोर दिया और आज हमारा जो नीट का एग्जाम है बहुत ही पारदर्शी, बहुत बढ़िया, पूरे योग्यता को देखता है, उसके आधार पे चयन करता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं तो डॉक्टर कहां पर हैं? ज्यादा बड़े शहरों में, छोटी जगह पे डॉक्टर नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये यूपी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी पहल है कि यदि मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, मतलब एक छोटा डिस्ट्रिक्ट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो रिमोट में हैं और जो ऐसे विलेजेस जहां पे कि अभी वो एजुकेशन पहुंच ही नहीं रही, अगर वहां पे एक मेडिकल कॉलेज होगा तो मेडिकल कॉलेज हुआ तो वहां पे मेडिकल एजुकेशन आ गई और वहां पर हेल्थ सर्विसेज भी आ गई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल होना लाजमी है, वो बनाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। तो एक तो एंट्रेंस हमने सबके लिए बराबर कर दिया कि योग्य लोग आए उसमें, जिससे योग्य डॉक्टर बने और पूरे देश की हेल्थ अच्छी रहे और पूरा विश्व देखे भारत की तरफ कि हेल्थ एजुकेशन में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और दूसरी बात कि हम इसको छोटे विलेजेस में भी लेके जाएं, और ये जो पहल है, ये इतनी बड़ी पहल है, इससे जो सोशल इक्विटी है वो इतनी जबरदस्त तरीके से ठीक होगी, हर व्यक्ति को मौका मिलेगा और हर व्यक्ति अपने पास, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल एजुकेशन लेके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को हर छोटे विलेज में मौका मिले लोगों को डॉक्टर बनने का, वहीं रहकर, क्योंकि जब वो वहां रहकर डॉक्टर बनेगा तो वहीं प्रैक्टिस भी कर सकता है वो, और वो वहां का जो पूरा इकोसिस्टम है मेडिकल का वो आगे बढ़ेगा और सबको अच्छी हेल्थ मिलेगी। इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे नीट पास कर लेते हैं, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, जो कि उनको ज्यादा कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रेशर झेलना पड़ता है। और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो फैमिली के लिए भी अच्छा होगा और इकोनॉमिक प्रेशर भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम हमारा ठीक होगा कि जब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो पूरा मेडिकल इकोसिस्टम बड़ा बनेगा और पूरा देश उससे आगे जाएगा जब सबकी हेल्थ ठीक होगी। जैसा अभी सर ने नीट के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब मैंने मेरा एग्जाम दिया था अपने समय पे स्कूल के बाद, तो दिल्ली का एग्जाम अलग था, ऑल इंडिया का एग्जाम अलग था, एम्स का अलग था, जिपमर का अलग था। हम हर दिन थोड़े थोड़े दिन में पापा स्कूटर पे लेके भागते थे, चलो जी पेपर देने चले। अब नीट आने के बाद ये सिंगल एग्जाम, ऑल अंडर वन अम्ब्रेला हो गया। ये बहुत ही खूबसूरत सिम्प्लीफिकेशन जी, मतलब बहुत बढ़िया, क्योंकि सबको बराबर मौका, कहीं पे भी हो मौका बराबर है, एग्जाम एक ही है सबके लिए, बड़े शहर में हो छोटे शहर में हो, गांव में हो। ट्रांसपेरेंसी इसमें और भी ज्यादा बढ़ गई है और एफिशिएंसी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है कि एक ही एग्जाम के लिए उनको तैयारी करनी है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इन दोनों के लिए भी क्या नीट अलग अलग एग्जाम होते हैं या फिर एक ही एग्जाम पास करके पीजी तक पहुंचा जा सकता है? किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको थोड़ा बेसिक्स पे ले जाता हूँ कि जब भी हम 12th क्लास में बायोलॉजी लेते हैं तो हम जब चाहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो हमारा पहला एग्जाम होगा नीट यूजी। डॉक्टर बनना है मतलब एमबीबीएस। तो 5.5 साल की एमबीबीएस के बाद हम एक बेसिक लेवल पे, हम ऑलमोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सभी बीमारियां जितनी हम इलाज कर सकते हैं हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जी। लेकिन आज हम सभी डॉक्टर, और जिस तरह से इंडिया में हम डेवलप हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि और भी स्पेशलाइज करें। कोई डर्मेटोलॉजी में जाना चाहता है, कोई सर्जरी में जाना चाहता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाना चाहता है। तो एक और एग्जाम एमबीबीएस की इंटर्नशिप के बाद होता है जिसका नाम है नीट पीजी। नीट पीजी वो भी नीट है, ये भी नीट है। और नीट पीजी के रैंक के हिसाब से फिर वो सब्जेक्ट चुन पाते हैं और कॉलेज भी चुन पाते हैं। नीट यूजी सिर्फ सभी बच्चे एमबीबीएस मिलेगा, कॉलेज अलग अलग होगा। नीट पीजी में ब्रांच भी अलग होगी
कॉलेज भी अलग होगा। और अगर मैं नंबर्स देखता हूँ तो जैसे 20-22 लाख बच्चे स्कूल के नीट यूजी का एग्जाम लिखते हैं और 1 लाख से ऊपर हमारे पास एमबीबीएस की सीट्स होती हैं। और अगर हम पीजी के लेवल पे देखते हैं तो इस साल जैसे 2 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम में बैठे और 70,000 के लगभग उन्हें पीजी की सीट्स मिलेंगी। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और इंटरेस्टिंग है, एमडी के बाद भी डॉक्टर रुकते नहीं और पढ़ते हैं। आप हैरान रहेंगे इसको लेके कि जैसे मैंने मेडिसिन में अगर पढ़ा, मुझे कार्डियोलॉजी करनी है तो डीएम करना पड़ेगा। उसके एंट्रेंस में भी एक एग्जाम है, उसका नाम है नीट सुपर स्पेशलिटी। तो अब नीट 3 लेवल पे किया जाता है, यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी। और सबके लिए सिंगल एग्जाम होने से अब बहुत ज्यादा डॉक्टर एक्चुअली सुपर स्पेशलिटी तक पढ़ पाते हैं। पहले सुपर स्पेशलिटी के उन्होंने अगर सपोज जीबी पंत में मुझे करनी है तो मुझे वहां एग्जाम देना है, केरला का अलग देना है, अलग देना है। कई लोग जाते ही नहीं थे। सिंगल एग्जाम आने के बाद ये पूरा चेन एक सिंप्लीफाई हो चुका है, यूनिफाइड हो गया है। नीट के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यूजी के लिए क्या सिलेबस है, पीजी के लिए और सुपर स्पेशलिटी के लिए क्या सिलेबस है, ये एक बार आप जरूर बताएं। जो यूजी का सिलेबस तो जो स्कूल का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सिलेबस डिफाइंड है सीबीएसई के द्वारा, उसी को फॉलो किया जाता है। 11th और 12th का सिलेबस जी। लेकिन जब हम पीजी की बात करते हैं तो पीजी के अंदर एमबीबीएस के अंदर 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे पूछे जाते हैं एक ही एग्जाम के अंदर। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल भी ज्यादा आती है क्योंकि सब्जेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं और डीप भी ज्यादा जाना पड़ता है। ग्रेजुएट लेवल पे नॉलेज हम बेसिक, पोस्ट ग्रेजुएट में डीप जाना पड़ता है। यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो मेडिकल एजुकेशन में सरकार की पहल है, मुझे लगता है कि मिशन 2000ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। सुनील सर, जब हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो अनलाइक अदर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की सर्टेन पॉलिसी होती है, एडमिशन प्रक्रिया होती है और भी उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं। तो अगर हम पॉलिसी की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन और उसकी अवेलेबिलिटी पर ये पॉलिसीज जो है किस तरीके का प्रभाव डालती हैं? क्या इनमें कोई चेंजेस की जरूरत आप महसूस करते हैं? सुनील सर, जिस तरीके से डॉक्टर सुमेर ने बताया कि जिस टाइम उन्होंने स्टडी किया था, कॉलेज भी कोई होते थे जो कि मेडिकल की पढ़ाई करवाते थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस, और स्पेशली 2014 के बाद की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ही बूम आया है, ऑलमोस्ट इनकी संख्या डबल हो गई है। तो अगर मिशन 2047 की बात करें और ये जो बूम मेडिकल इकोसिस्टम में आ रहा है स्पेशली हेल्थ एजुकेशन के लिए, किस तरीके से आप देखते हैं कि विकसित भारत 2047 के लिए प्रभावशाली होगा? शायद पहली बार देश में ऐसा हुआ कि मेडिकल कॉलेजेस जो थे हमारे 387 से बढ़ के 780 हो गए, मतलब दुगने से ज्यादा, 100% से ज्यादा की इसमें एक्सपेंशन है, मतलब दुगने से ज्यादा हो गए। और साथ में मैं मेडिकल सीट देखता हूं, अगर एमबीबीएस की सीट्स देखता हूं तो 51,348 से बढ़कर 1,15,900 सीट हो गई। और पीजी की सीट अगर मैं देखूं तो 2014 में जहां 31,185 सीट थी, उससे बढ़कर
306 हो गई, जी। जो कि मैं देखूं तो 125% से ज्यादा की ग्रोथ है। तो इतनी बड़ी ग्रोथ ये, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक्सपेंशन क्वांटिटेटिव नहीं है, ये हेल्थ केयर एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हैं हम। मुझे लगता है कि ये एक विकसित भारत 2047 को, एक के सपने को, मैं इसे सपना नहीं कहता, मैं इसे मिशन बोलता हूं, उस मिशन को साकार करने में बहुत बड़ा सहायक होगा। और ये ना केवल डॉक्टर्स को या छात्रों को देगा कि भाई उनको बेनिफिट हो गया, मैं बोलूंगा पूरा देश का लोकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, सशक्त होगा, जिससे कि हमारे ग्रामीण छोटे शहरों के लोग भी वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही ये रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी भी देगा, जी। इनोवेशन हब्स तैयार करेगा। अब बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी काम करेगा और भारत को ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में लेके जाएगा। जी। इसके अलावा ये कदम हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत बड़ा काम करेगा, रीजनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करेगा। देखिए, रीजनल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी देश के लिए, कि इसको इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है, कि भाई एजुकेशन सबको मिले, सेंट्रलाइज ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हर एक बच्चे को अपनी मातृभूमि जहां वो रहता है वहीं पर रह के यदि उसे शिक्षा मिल जाए, अपना 50 किलोमीटर में उसे शिक्षा मिल जाए, पास में शिक्षा मिल जाए, उससे अच्छी बात हम सोच नहीं सकते देश के लिए। और ये जो मेडिकल एजुकेशन में सरकार की पहल है, मुझे लगता है कि मिशन 2047 को तक हम एक ग्लोबल हेल्थ केयर लीडरशिप में भी हम टॉप पे पहुंचेंगे। ये जो सीटें बढ़ी है ना, ये तो मैं अपने सामने मैंने देखा है कि जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो 8000 रैंक के बाद पोस्ट ग्रेजुएट सीट नहीं मिलती थी। 8000 के बाद आज हम 40-50 हजार रैंक के बाद भी हम क्लिनिकल सीट ले पाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बदलाव है और अपॉर्चुनिटी एक तरह से डेमोक्रेटाइज हो गई है। हर बच्चे के पास, हर स्टेट में, हर सिटी में उसके पास एक ऑप्शन आ जाती है कि वो और पढ़ सके। और हमारे मिडिल क्लास परिवारों में ज्यादातर पेरेंट्स का भी सपना होता है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा स्पेशलिस्ट बने। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मतलब इससे कि मतलब एक होता है ना कि थोड़ा थोड़ा चेंज है, एक ऐसा मासिव विजिबल चेंज है। तो पिछले 10 साल में तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। सुनील सर, अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो एग्जाम क्रैक करके दिल्ली के कोई बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, और अगर एक बच्चा वो भी ब्रिलियंट है लेकिन वो किसी टियर 2 के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो क्या इनकी एजुकेशन भी सेम है? एजुकेशन लेवल इनका, मतलब जो हेल्थ एजुकेशन इनको दी जाएगी दोनों इंस्टीट्यूट्स में, क्या वो भी सेम है? उसके क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश में नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो ये डिसाइड करता है कि एमबीबीएस में करिकुलम क्या हो, और वो करिकुलम पूरे देश में एक होता है। तो पूरे देश में जब करिकुलम एक हुआ तो एजुकेशन सबके लिए बराबर हुई, सबने वही करिकुलम पढ़ना है, उसी करिकुलम के हिसाब से चढ़ना है। और उसमें भी उन्होंने सब सेगमेंट किए हुए हैं कि कब कौन सा करिकुलम कैसे पढ़ाया जाएगा, तो वो सब कुछ सेटल्ड है। लेकिन मुझे लगता है शायद डॉक्टर साहब और रोशनी डाल पाए इसमें कि क्या इसमें कोई फर्क होता है। मेरे हिसाब से फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि करिकुलम सेम है। तो सर, अलग अलग कॉलेजेस में जो स्टूडेंट हेल्थ केयर की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई भी सेम होती है? नहीं, जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए गए, जिसका नाम उन्होंने रखा CBME, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी डिफाइन कर दी गई कि आज अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उसे शोल्डर जॉइंट पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या उसको सीखना है, उसको इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये पहले से अलग है। पहले जब हमारे एजुकेशन के अंदर हम बेसिक साइंस पढ़ते थे तो क्लिनिकल बाद में पढ़ते थे, उसका बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले पढ़ते थे। आज वो एनाटॉमी के साथ ही बताते हैं कि कल जब तुम सर्जरी में जाओगे तो ये आज जो तुम्हें हम बेसिक नॉर्मल बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कल सर्जरी में ऐसे काम आएगा। तो इस कारण से बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश है। लेकिन मैं यहाँ बहुत बड़ा लेकिन लाना चाहता हूँ कि ये कोशिश है। ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम लेवल की एजुकेशन मिल पाए। उसके बहुत सारे कारण हैं। हर जगह पेशेंट लोड अलग अलग होता है। एम्स में बच्चे को हर प्रकार के मरीज आ रहे हैं जी। अगर वो पेरिफेरी में छोटे से कॉलेज में पढ़ रहा है उतने उसका एक्सपोजर नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी में भी फर्क है, कई जगह एडवांस मशीनें होती हैं, कई जगह नहीं होती हैं, और फैकल्टी के अंदर भी फर्क होता है। तो ये एक मतलब मैं सोचूंगा एक विजन है CBME करिकुलम, हम वहां बढ़ते जा रहे हैं जी। अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी नहीं पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन जरूर पहुंच जाएंगे। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा से मानना यह है
कि करिकुलम सेम होना चाहिए। हाँ। ये वही बात हो गई जैसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में लोग पढ़ते थे और पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। exactly. तो ये लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और पब्लिक स्कूल का आगे बढ़ेगा जी। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे बहुत सारे साथी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं जो कि आज बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं। तो इसी प्रकार से ये बिल्कुल ठीक बात है कि पेशेंट अलग अलग होंगे। एम्स में हर तरह का पेशेंट मिलेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, जहां कहीं इलाज नहीं मिल पाता वहां पहुंच जाते हैं, तो उस स्टूडेंट को, उन पेशेंट को देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो शायद ज्यादा ट्रेंड होगा, लेकिन इस बात को हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये पेशेंट फिर एम्स आएगा ही नहीं। ये पेशेंट अपने डिस्ट्रिक्ट वाले हॉस्पिटल में जाएगा जब वहां पे अच्छा हॉस्पिटल खुल जाएगा, मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये एक बदलाव की शुरुआत है। मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आएगा जबकि छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उसमें जो हॉस्पिटल होंगे, फिर ये क्रिटिकल पेशेंट जो दूर दराज के गांव से आके एम्स के बाहर सोते हैं, रहते हैं, लाइन लगाते हैं, वो नहीं लगाएंगे, वहीं इलाज करेंगे। तो उन स्टूडेंट को उन छोटे मेडिकल कॉलेज, सो कॉल्ड छोटे, मैं तो सबको बराबर मानता हूं, छोटे डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेज में भी उसे वही पेशेंट, उससे भी अच्छे पेशेंट या लोकल जो भी बीमारियां या आसपास के लोग आएंगे तो उसे पेशेंट एक्सपोजर भी पूरा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं समान ही मानता हूं। जी, तो सुनील सर, डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें और बारीकियां बताई हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी थी और ये भी पहुंचाना उन तक बहुत ज्यादा जरूरी था कि कैसे हेल्थ एजुकेशन में हमारा भारत जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी जाननी है, अगले एपिसोड में बातें करेंगे। और दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी अपना अगला एपिसोड आप मिस मत करिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट की, NEXT। तो नेक्स्ट क्या है ये जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिए। आज के एपिसोड में सुनील जी, आपके मार्गदर्शन का और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आने का धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, शिक्षा वो आईना है जो आपकी असाधारणता को प्रकट करता है। ये शब्द आज बड़े वास्तविक लग रहे हैं। सर, आपका धन्यवाद। आपने इतने सरल शब्दों में इस आईने को चरितार्थ कर दिया है। और समय की थोड़ी कमी है, पर इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप हमें अपने विचार इस एपिसोड के बारे में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।